पहले जल्दी से ना मुझे ये याद करके बताओ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, जल्दी से धड़ाधड़ पहले सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने यहां पर शब्द लिखा हुआ है तुक्का, आप में से कई लोग कहेंगे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप भी इसी प्रकार से अपना एग्जाम क्वालिफाई किए थे क्या? कह सकते हो, मैं नहीं, जितने भी आज तक सेलेक्टेड लोग हैं वो अगर ये कह दें कि उन्होंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था पेपर के अंदर उनको वो पूरी तरह कंफर्म था, तो ये मानिएगा कि उन्होंने आपके सामने सबसे बड़ा झूठ बोल दिया है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं सबको एक ही लाइन से लपेट रहा हूं। मैं 2 बार सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर चुका हूं। मैं आपके सामने क्या लाइन बोल रहा हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति आकर के आपसे यह कह देना कि भाई अपन को सब पता था, बस यही आंसर है, उसके अलावा मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ ही नहीं और मैंने उस आंसर को अटेम्प्ट किया ही नहीं जो तुक्के से सही हुआ हो, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। आप ऐसा पूछेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि असल मायने में परीक्षा का जो प्लानिंग है वो किया ही इस तरह से जाता है कि आपको सारे प्रश्न ना आ जाए, फिर तो पेपर लीक हो गया ना। तो उनको पता है कि आप कहां ठोगे। जैसे मैं आप लोगों की टेस्ट प्लान करता हूं, जब आप लोगों की टेस्टिंग होती है तो उसमें ये पता रहता है कि ये क्वेश्चन टफ है, ये आसान है, ये बच्चे को आएगा। और यहीं से शुरू होती है तुक्का प्रक्रिया। जब आप पेपर को पहली बार देखते हैं, वो कहते हैं ना फिल्मों के अंदर, जैसे ही नायक ने नायिका को देखा उसके मन में गडार, कान के पीछे गाने बजने लगे, गिटार बजने लगी, ऐसे ही आपके साथ भी होता है। यदि आपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से की है, आप परीक्षा हॉल में पहुंच गए, तो कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो गाना गा रहे होते हैं पीछे से, दूर से पास बुलाने आए, वो आपको कह रहे होते हैं अरे यार मुझे तो सॉल्व कर दे यार, तेरा ही तो इंतजार कर रहा था यार, तेरे को ही तो पता होना चाहिए कि मैं तेरे ही तो इंतजार में बैठा था यार। वो वाले सवाल होते हैं जो एकदम आपका इंतजार कर रहे होते हैं, बस भाई कर दे सॉल्व। मान लो आप, जैसे कल हमारे विद्यार्थी 30 तारीख को और 1 तारीख को, 30 तारीख को हमारे बीपीएससी के साथी जो बिहार पीसीएस वाले साथी हैं वो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, 30 सितंबर को, उन्हें शुभकामनाएं। और 1 अक्टूबर को हमारे जो आरपीएससी वाले साथी हैं वो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। दोनों में कॉमन क्या है? मैंने दोनों को शुभकामना संदेश देने के साथ यह बताने का प्रयास किया है कि आपके प्रीलिम्स में दोनों के ही 150 सवाल आने वाले हैं, दोनों के ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और दोनों को थोड़ा सा अंतर जो फेस करना पड़ेगा वो ये है कि इनके 150 सवाल 2 घंटे में करने हैं और इनके 150 सवाल 3 घंटे में करने हैं। यहां से यह भी थोड़ा सा कंफर्म होता है कि पेपर में आसान सवाल यहां पर पूछे जाएंगे, यहां थोड़े टफ सवाल पूछे जाते हैं ताकि सवाल को पढ़ने में एक नियत समय लग सके। एक बालक वॉइस प्रॉब्लम बताकर अपना ध्यान सवाल 2 घंटे में आकर्षित करने का फिर से कोशिश कर रहा है। चलिए, तो जिनको ध्यान आकर्षित करना है उनको मैं कहना चाहूंगा, भाइयों आप इस बात को अपने साथियों से साझा करके औरों का ध्यान आकर्षित करो, क्योंकि यह बात बहुत लोगों के काम की है। जल्दी से इस सेशन को साझा कर दो। चैनल पर पहली बार पहुंचे हो ना, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो कन्वेंशन है ना, जो रेगुलर ड्रिल है वो कर लो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या बढ़ता है, 150 को हम ध्यान में रखकर बातचीत करना शुरू करते हैं। देखिए क्या है ना जी, एक बार के लिए अगर मैं बीपीएससी को साइड में हटाकर, आरपीएससी को साइड में हटाकर एक साधारण नॉर्मल प्रक्रिया की बात करने लगूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास पेपर में 100 सवाल पूछे जाते हैं और परीक्षा का कन्वेंशन बताता है कि कट ऑफ 50% के आसपास अगर जा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पेपर में बच्चों को ऑलमोस्ट 40%, 35 से 40% क्वेश्चन लगभग हर व्यक्ति को आते हैं। देखिए ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, हो सकता है आप लोगों ने कभी इस लेवल पर इस घटना को इतना ज्यादा ना सुना हो, इसलिए मैं आपको कुछ तथ्यात्मक बातों के साथ अवगत कराते हुए चल रहा हूं, कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है, 100 नंबर में 100 सवाल पूछे जा रहे हैं। एग्जाम के पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि इसमें से 50 से 52% के आसपास नंबर लाने पर बच्चे का प्री क्वालिफाई होता है। अगर यह एक औसत है तो आप पाएंगे कि यहां पर बैठे हुए जितने भी परीक्षार्थी हैं वो उस परीक्षा में लगभग 40% मार्क्स तो जो पढ़ लिख लिए हैं। ऐसे देखिए, तुक्का विधान भी उन लोगों के लिए नहीं है जो ये सोचे कि साहब हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की फिर हम जाकर के तुक्का में घुस जाएं क्या। देखिए फिर तो आप इसको केवल मनोरंजन में सुने, आपके काम का ये सेशन नहीं है। ये तुक्का विधान उनके काम का है जो 40% तक तो पढ़कर पहुंच जा रहे हैं और हर बार बदकिस्मती से सिलेक्शन के मुहाने पर पहुंचकर छूट जा रहे हैं। ये विधान उनके काम का है। असल में मेरा ज्ञान उनके काम का है
जिनको ये शिकायत हमेशा रहती है, सर मैं 1 नंबर से चूक गया, सर मैं 2 नंबर से चूक गया, सर मैं 5 नंबर से चूक गया, अदरवाइज तो मेरा सब कुछ सही था। ये प्रक्रिया उनके बड़े काम की है, ठीक है ना। तो 40% नंबर तो आप लोग ले आते हैं। और अब मैं आपको इन जनरल बताता हूं, अगर आप सिलेबस के साल भर संपर्क में रहे हैं तो 35 से 40% नंबर आप ले आते हैं पहली ही बार में। अब लाने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर मैं आरपीएससी का उदाहरण प्रस्तुत करूं, यहां पर मैंने 40% को समझाने के लिए यह बात बोली। अगर मान लीजिए आरपीएससी में 150 सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, विद्यार्थी पहली बार में जो सबसे पहला स्टेप फॉलो करें वो क्या होना चाहिए मेरी नजर में, वो होना चाहिए कि जैसे ही आपको पेपर मिले तो यह मानकर चलना है कि यह आपकी किस्मत की कुंजी है, किस्मत के ऊपर लगे ताले की कुंजी है, इसी से किस्मत खुलने वाली है। लेकिन उस कुंजी को इतना हड़बड़ाहट में ना खोलें कि आप चाबी को सही से ताले में ना डाल पाए। बोले सर कहना क्या चाह रहे हो, मतलब पहेलियां सी बुझा रहे हो, ताले में चाबी ना डाल पाओ, कहना क्या चाहते हो। हमने कहा भैया घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत तेज घबराहट में होते हैं, कई बार आपने देखा होगा ना, अगर आपको बहुत अर्जेंट हो और आपको घर का ताला खोलना हो तो एक बार में आपकी चाबी उस होल में नहीं जाती जहां से आप उसे खोलना चाहते हैं। घबराहट में चाबी कोई और हाथ में आ जाती है, कई बार आप उसको गिरा देते हैं, फिर लगाते हैं वो सही चाबी नहीं जा रही होती, फिर आप उसको घुमाते हैं वो हिलती हिलती जा रही होती, घबराहट होती है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, आप अगर एग्जाम में हैं, माना कि किस्मत पर लगे ताले की चाबी है, लेकिन आप यह मत भूलना कि यह पूरा समय दे रही है आपको, 3 घंटे का पर्याप्त समय है। बड़े बड़े विश्लेषकों ने इस समय पर विचार किया है, तब जाकर आपको यह समय दिया है। यदि किसी परीक्षा में 2 घंटे का समय है, यानी प्रॉपर तरीके से विश्लेषकों ने सोचकर समय दिया है कि यह परीक्षा के लिए सही समय है ना। घबराहट नहीं करनी है, घबराहट नहीं करनी है से इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर तरीके से, जैसे एक एक्सपर्ट गया है एटीट्यूड में, बिल्कुल उस तरीके से पेपर को निहारिए। निहारिए बोले सर क्या फिर से आप बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। हाँ जी मैं बिल्कुल रोमांटिक हो रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप पेपर को बढ़िया से उठाइए, निहारिए से मेरा मतलब है कि चेक करिए कि क्या उसमें सभी क्वेश्चंस सही से लिखे हैं। बोले मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में कुछ क्वेश्चंस आपके मिसप्रिंट हो सकते हैं, हो सकता है पेज खाली रह जाए, हो सकता है कि पेज की पैकेजिंग इस तरह की हो कि पेपर में पेज तो हो लेकिन क्वेश्चन का जो फॉन्ट है वो गलत सलत हो, आपको विजिबल ना हो। ऐसी स्थिति में कलम उठाने से पहले क्वेश्चन पेपर को जांचिए कि हां भाई सही हालत में तो मिला है। जैसे आप कोई नया फोन खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले फोन को दाएं बाएं से देखते हैं ना, डब्बा सही तो है। ऐसे ही आप समझिए कि आप लाइफ में बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, तो उस डब्बे को सही से देखना है ना बेटा, उसको ढंग से निहार लो पहले। फिर रेगुलर कुछ ड्रिल्स हैं हमारी, जैसे हमको ओएमआर शीट मिलेगी, उसके ऊपर हमें अपना नाम, हमारा रोल नंबर, हमारी जो भी क्रमांक, पेपर का क्रमांक जो भी पूछा गया है वो उसके ऊपर ध्यान से भरना है। कई लोग ऐसे होते हैं भूखे भेड़िए की तरह, और मैं तो फुल पढ़ के गया हूं, जाते ही क्वेश्चन कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं तो रट के आया हूं, भूल जाऊंगा। ऐसा कुछ मत करना। ओवर एक्साइटमेंट हमेशा नुकसानदायक होता है। अपने आप को एकदम बिल्कुल मतलब दिमाग को इतना कूल कंडीशन में रखना, प्रसन्नचित रखना, बढ़िया से म्यूजिक सुनते हुए जाना, बढ़िया कॉमेडी सुनते हुए जाना, दोस्तों से मजाक करते हुए जाना। कुछ भी एंड मोमेंट पर रटा हुआ काम नहीं आएगा। एक सवाल जिंदगी नहीं बदल देगा, उससे ज्यादा ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं वो निश्चित ही जिंदगी बदलेगा। जो आपने परीक्षा के एंड मोमेंट तक पढ़ लिया वही परीक्षा में काम आएगा, ये सत्य है। लेकिन आप उस समय तक जो फर्रे फेर रहे हैं वो काम नहीं आएंगे, मत करना उसको। कई लोग लास्ट तक गेट पर बैठे बैठे यूं पन्नों को मार रहे होते हैं कि बस अब तो मैं सब देख जाऊंगा। ऐसा कुछ भी विधान नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है अगर आप ये अपना रहे हैं। खैर हमारा काम तो बताना है, अनुभव साझा करना है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले स्टेप में आप जब पेपर का खोले तो आप उसका जैसे होता है ना कि भाई मेरा नया फोन आया है, मैं डब्बा खोल कर अपने फोन को देखूंगा। अब कई बार क्या होता है, आपका दिमाग एकदम ब्लास्ट हो गया, क्या, अरे यार मैंने तो सील पैक डब्बा लिया था लेकिन इसकी तो स्क्रीन पर स्क्रैच है। मूड खराब हो गया एकदम, अरे यार ये तो स्क्रैच आ गया, अरे यार पैसा चला गया, अब कौन क्या करेगा, किससे बात करूंगा, क्या करूंगा। परेशान नहीं होना मेरे दोस्त, ये आपका पेशेंस का टेस्ट है। पूछिए क्यों? क्योंकि परीक्षा में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बार परीक्षा में क्रमांक डाल दिए जाते हैं, ए बी सी डी। ये कौन से क्रमांक हैं? जो आपका पेपर होता है ना, उस पेपर के कॉर्नर पर यहां पर क्रमांक डाल दिए जाते हैं ऑर्डर के लिए। यानी हो सकता है आपको ए ऑर्डर वाला पेपर मिला हो, आपकी क्लास में बैठे किसी और बच्चे को बी ऑर्डर वाला पेपर मिला हो, किसी और को सी ऑर्डर वाला पेपर मिला हो। तो होता क्या है,
क्वेश्चन तो सेम होते हैं 150 की 150, उनका सीक्वेंस बदल दिया जाता है। सीक्वेंस बदल दिया जाता है मतलब कुछ लोगों को पीछे के क्वेश्चन आगे दे दिए, कुछ लोगों को बीच के क्वेश्चन आगे दे दिए, कुछ लोगों को एंड वाले क्वेश्चन से जस्ट पहले वाले क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पर दे दिए। इस वजह से क्वेश्चन आपका जो पहला दिखाई दे, हो सकता है वो ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके कान में से धुआं निकाल दे। आप पर भाई साहब इतना टफ सवाल, पहला सवाल देखा, फिर दूसरा सवाल देखा, फिर तीसरा सवाल देखा, दिमाग खराब यार, ये तो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि असल मायने में आपने संभवतया हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री ना पढ़ी हो सकता है आप में से किसी व्यक्ति ने किसी राज्य का करंट अफेयर ना पढ़ा हो सकता है किसी राज्य विशेष का जीके ना पढ़ा हो। शुरुआती सवाल जब देखे वो तो वहीं से शुरू हो गए। घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है, क्योंकि पेपर आधे से भी कम नंबर पर पास हो रहा है। 50% सवाल आपको ना भी आए तो भी पास हो रहा है, तो घबराना किस बात का? आपका भी मौका आएगा। तो फिर क्या करना है? आपको अपने पेपर को तत्काल प्रभाव से निहारने के बाद क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, और इस समय अपने हाथ में पेंसिल अथवा पेन, जैसे आप ओएमआर शीट अगर पेंसिल से करने वाले हैं तो अपने हाथ में पेंसिल रखिए, और पेंसिल के साथ क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को एक बार के लिए जब देखते देखते चलें, आपको पता चल गया एक क्वेश्चन नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 10 नहीं आते, अपन को हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आउट, 10 क्वेश्चन नहीं आते। 11वां क्वेश्चन आपको देखते ही लग रहा है अच्छा ये पूछा गया 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, पता है अपन को, टिक। आगे चले भाई, हाँ भाई बताइए प्रस्तावना के अंदर समाजवादी शब्द कहां से लिया गया, पता है यार अपन को, हटाइए। फिर आगे चलिए, ये कब पंथ निरपेक्षता कब जोड़ा गया, तब जोड़ा गया, पता है यार अपन को। ये ज्योग्राफी में पूछा गया फलानी लेक कौन से देश में है, अच्छा ये तो पता है यार अपन को। फिर आगे चले, यार ये तो पता है अपन को। जो देखते ही पता चल रहा है उसे वहीं पर निपटाते चलिए, टक 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 टक। जो आपकी पहली बार की मुंह दिखाई है, तुक्का जो विधान है वो फेज 3 में काम आता है। फेज 1 जो है ना वो पहले आपको सीखना है। फेज 1 में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जो देखिए सबसे पहले देखते घबराना नहीं है। इमरान खान से अगर कुछ सीखना है तो लाइन यही है कि घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, वो तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में जो आसान सवाल हैं आपको जो पता हैं, जो आप कर सकते हैं पहले ही प्रक्रिया में, उन्हें टिक कर देना है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको फॉलो करनी है वो क्या होनी चाहिए, आसान सवाल करते ही आप अपनी ओएमआर शीट के अंदर उसका आंसर मेंशन कर दीजिएगा। इस बार जो आरपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे, आरएएस का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, वो ध्यान दें। इस बार आरपीएससी ने हर सवाल में 5 ऑप्शंस दिए हैं। आंसर क्वेश्चन में तो 4 ही हैं, ओएमआर में 5 ऑप्शन दिए हैं, और जो 5वां ऑप्शन ओएमआर में है वो इस बात का है कि मैंने यह सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है। याद रखिएगा, अगर आप कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको उसे वहां पर 5वें नंबर पर मार्क करके आना है। अगर आप वो भूल आए तो संभवतया आपका कॉपी चेक ना किया जाए। बाद में मत कहना बताया नहीं था। बहुत ज्यादा अर्जेंट है इस बार का जो आपका प्रीलिम्स है, उसमें 5वां ऑप्शन भी दिया है जिसे अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। आप उसे अटेम्प्ट कीजिएगा तभी जाकर काम चलेगा भाई। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बाद में कहें सर सॉरी सर आपने तो बताया नहीं था, हमने तो क्या गलती कर ली। क्लियर है ना, पहली चीज ये। अच्छा, तो बाकी सबके अपने अपने स्टेट पीसीएस के पैमाने होते हैं, मैं आपको एक जनरलाइज बात बता रहा हूं। तो क्या करना है, ओएमआर में जो पता चल गया ना क्वेश्चन ये है, उसका आंसर करना है। अब आपको अब एक दिमाग में एक बात बताता हूं मैं आपको। कुछ आप में से समझदार प्राणी होते हैं। देखो बेटा, 14 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे, खुद 2 बार मतलब ये स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई कर चुका हूं, खूब सारे आईआईटीएन अब तक बना चुका हूं, लंबी चौड़ी हिस्ट्री है मेरी। मैंने अक्सर एग्जाम के बाद कई ऐसे बच्चे हमेशा पाए हैं मुझे जो आकर एंड मोमेंट पर एक लाइन बोलते हैं, सर मैंने ना ओएमआर में सीक्वेंस गलत भर दिया। और वो बेचारे सच भी कह रहे होते हैं ना, तो लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। झूठ बोल रहा है बेटा, तेरे को पेपर तो आता नहीं था, झूठ बोल रहा है। लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है ना मेरे प्यारे भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप ओएमआर में सेम टाइम पर मार्क कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5वें नंबर पर ओएमआर में यह आंसर है, मार्क कर दीजिए, ताकि एक बार में जब आप ओएमआर भरने बैठते हैं, सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गया आप मिटा भी नहीं पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बर्बाद हो जाएगी आपकी मेहनत। इसलिए ऑन द स्पॉट ये काम करते चलिए, टकाटक टकाटक फटाफट। सीधा काम समझ में आ गया।
पहले नंबर 2 पर आसान वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ओएमआर को भरना कंपलसरी है। और अगर आप ये निर्धारित कर चुके कि मेरे को ये सवाल नहीं आता, तो उसका भी ऑप्शन नंबर 5 जो आरपीएससी में दिया गया, बीपीएससी का मुझे नहीं ज्ञात है, आरपीएससी में दिया गया है, जरूर जाकर भरिएगा। ठीक है ना? चलिए ठीक है साहब। अब तीसरा नंबर जो स्टेप है, पहला पेपर को सही से चेक करना, दूसरा आसान क्वेश्चंस को कर लेना, तीसरा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब आप पहले स्टेप के थ्रू 150 क्वेश्चन तक की यात्रा कर रहे होंगे, उस दौरान आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग पर जोर देंगे, आपको 50-50 की फीलिंग आ रही होगी कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दो ऑप्शंस में जब कंफ्यूजन आ रहा होगा, तब के लिए आप उसे मार्क कर दीजिए। एक तो टफ क्वेश्चन है जो कि भाई पता ही नहीं, एकदम ब्लैंक है, आप उस पर तो क्रॉस लगाते चलिए, भाई पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है। इस पर दोबारा आकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। भाई ये पता है क्या? जैसे कोई मुझसे ये पूछ ले कि अंकित अवस्थी ये बताओ कि अलवर में फलाने घर के अंदर क्या सामान रखा है, भाई नहीं पता मुझे, क्रॉस। इसमें मुझे झूठ क्यों बोलना, नहीं पता ना यार। मैं मेरा इंटेलिजेंट गैस तब यूज लूंगा जब मैं 50-50 या 75-25% पर फंसा रहूंगा, तब जाके इंटेलिजेंट गैस का उपयोग करूंगा, उसके अलावा मैं नहीं करूंगा। मैंने कुछ क्वेश्चन पर क्रॉस लगा लिया, भाई नहीं आता अपन को ये। जहां पर मुझे डाउटफुल मामला है, उनको गोला, मैंने क्वेश्चन पे गोला कर रखा है कि इसे सेकंड राउंड में देखना है ना। स्टेप 3 में जिन पर आपने गोले किए हैं, तो देखो आपके हिस्से का जो आसान सवाल था ना, वो तो आप कर चुके। मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस भी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उसमें मानकर चलिए कि लगभग आपको 35% क्वेश्चन ना उस पेपर के पहले ही राउंड में आपको आते हैं। अगर आपको इतना भी नहीं आता है ना, तो आप बाकी लोगों को बैठकर फिर निहारते रहिए, क्योंकि आप परीक्षा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए थे, तो फिर खामखा फ्रस्ट्रेट होने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी 100 में से 35 क्वेश्चन आपको आते होंगे। अगर 150 क्वेश्चन के आसपास है तो 45 से 50 क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज, नहीं तो 40 क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज आते होंगे, ये आप मानकर चलिए। ठीक है ना? 35-40 क्वेश्चन की कहानी जब आपकी आगे बढ़ गई, तब आपको अब सेकंड राउंड खेलना है, दैट इज टप्पा राउंड, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, तुक्का राउंड जिसे हमने नाम दिया गया है। आपको तुक्के लगाने वाला विधान फॉलो करना है। ठीक है? तो अब हम आते हैं आपके उस 50-50 या 75-25 वाले विधान पर। अब उसको समझने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, अब सुनिएगा ध्यान से। यहां से असल मायने में तुक्का शुरू हो रहा है। अब तक पेपर अटेम्प्ट करना सिखाया गया है, अब तुक्का विधान है। जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत लोगों के काम आएगा, दुआ देंगे आप लोगों को जो मैं अब यहां से बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अगर दिया गया है कुछ भी लिख करके, उसके 4 ऑप्शन हैं, A B C D, 4 ऑप्शन हैं। रूल नंबर 1, सामान्यतया यह देखा गया है कि यदि चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन यह कहता है कि उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, अगर यह कहीं पर लिखकर दिया गया है, या फिर नन ऑफ द अबव लिखकर दिया गया है, नन ऑफ द अबव लिखकर दिया गया है, यानी कि ऊपर में से कोई नहीं, अगर यह लिखकर दिया गया है, तो ये बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखकर पाया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें से तुक्का लगाते समय अगर किसी बच्चे ने यह तुक्का लगाया है तो वो सही बैठता है। ध्यान से सुनिएगा, यह पॉइंट कब यूज में लेना है। देखिए, अगर आपने आसान वाले क्वेश्चन निपटा दिए हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करबद्ध निवेदन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आपने आसान वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब सेकंड राउंड में जिन पर आपने गोला लगा रखा है, आप उन क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं, उसमें अगर आपने देखा 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से उपरोक्त में से सभी एक ऑप्शन है या नन ऑफ द अबव है, और आप गैस नहीं ले पा रहे हैं, आपको ए और बी ऑप्शन लगता है कि ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, 2 ऑप्शन पर ऐसी क्लिक आने लग गई है, या फिर 2 ऑप्शन पर ये क्लिक आने लग गई है, यार ये भी नहीं लग रहा और ये भी नहीं लग रहा, तो ऐसी स्थिति में आप ये वाला कॉल ले सकते हैं। तुक्के का सबसे बड़ा टोटका रूल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया है। नंबर 1 बात, यह आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं साहब। पहला रूल क्लियर हो गया। अब साहब रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये उपरोक्त में से सभी वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्या ऑप्शन दिए गए हैं?
ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन देख करके टिक मारने वाली विधान सिखा रहा हूं। कृपया करके ये वही लोग अप्लाई करें जिन्होंने ऑलरेडी 40% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, जो सिक्योर हैं कि हां मेरा इतना तो बन गया। जिनको 40% भी नहीं आ रहे, वो पेपर में जाकर के ये ना सोचें कि एक दिन आएगा कोई जादूगर और वो आकर के आपको सिलेक्शन दिला जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए है 40% आता है, 10% की मशक्कत करनी है, और जहां फंस गए कि कुछ नहीं आ रहा वहां क्या करें, वहां का विधान बता रहा हूं। 4 ऑप्शंस में से यदि ये ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दिया गया कोई भी बात पूछ ली आपसे, तारीखें पूछ ली 15, 20, 30, 25, 30 और तारीखें पूछ ली, और यहां लिख दिया 1 अक्टूबर। जैसे मान लीजिए कि कोई भी तारीख पूछ ली, गांधी जी का जन्म कब हुआ है, XYZ कुछ भी पूछ लिया। 4 तारीखें हैं। 4 तारीखें, यदि कुछ तारीखें एक दूसरे के साथ आसपास मिलती जुलती तारीखें हैं और एक रैंडम तारीख है, या कोई मैथ का सवाल दिया आपको, मैथ के सवाल में 3 ऑप्शन तो ऐसे थे A B C, और चौथा ऑप्शन, जैसे मान लीजिए एक का आंसर था 20, एक का आंसर था 21, एक का आंसर था 35 या 30, और एक तरफ लिखा हुआ था 105। अगर ऐसा दिया गया है तो आपको सबसे पहले ये वाला जो 105 वाला ऑप्शन है ये कटा देना है। यानी कि अगर आपको ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हैं कि आपको एक ऑप्शन बहुत भारी दिखा रखा है, 20, 25, 30 और 105 वाला ऑप्शन टिका रखा है ना, इसको काट दो। यानी कि आपकी प्राथमिकता में अब ये 3 ऑप्शंस में से ही कुछ बचा है। ये जो एकदम मतलब आउट ऑफ द बॉक्स टाइप से जो दे रखा है ना, इसको एकदम साइड में कर दो। ये आपके काम का नहीं है, ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। अच्छा, बाकी बचे 3 में अब यहां पर भी एक टोटका रूल नंबर 3 का है, अब वो भी जान लीजिएगा। टोटका कहता है कि साहब A B C D अगर 4 ऑप्शंस हैं तो पेपर सेटर की ये मानसिकता होती है कि वो कभी भी ए आंसर नहीं सेट करता। बहुत ही रेयर होता है। हालांकि एनडीए सीडीएस में तो एक बार ऐसी प्रक्रिया हो गई थी कि बच्चे तुक्के लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे थे, तो वहां पर ये सेट कर दिया गया था कि 25 सवालों के आंसर ए होंगे, 25 के बी होंगे, 25 के डी, यानी 25% ए, 25% बी, 25% सी। लेकिन जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है वो इतना लेवल तक नहीं सोचते कि हां भाई इनके ऑप्शंस पर भी काम करना है। वो तो बेचारे ऐसे होते हैं कि परीक्षा होने के बाद में भी ऑप्शन करेक्ट करवाने आते हैं, सॉरी सर हमने ऑप्शन गलत दे दिए थे। ये हाल है स्टेट पीसीएस के, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई ये कहे कि बताइए कोई क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाते समय आप क्वेश्चन बनाएंगे, 4 ऑप्शन बनाएंगे, आपका कभी भी ये प्रयास नहीं होगा। आप खुद पेपर सेटर के रूप में बैठिए कभी, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे कि आप पहले ही ऑप्शन के अंदर आंसर डाल दें। अक्सर आपने कई बार देखा होगा, जब कोई आपसे सवाल पूछता है बता इसका आंसर क्या होगा, और वो ए ऑप्शन में आपने राइट आंसर बोल दिया, तो राइट आंसर आप खुद भी नहीं बोलेंगे। ऐसे ही एग्जामिनर भी हमारी तरह इंसान होता है, वो भी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो तुक्के में कभी ए आंसर मत लगाना। ये टोटका है, बहुत बड़ा वाला टोटका है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो ए वाला ऑप्शन है ना, इसे तुक्के में बचाइएगा कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम छूट जाओ। अगेन यहां पर 3 आंसर ऐसे आपके पास बच के आएंगे जिनमें से आप कोई आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी तुक्का लगाना हो तो तुक्के लगाने के विधान में बी और सी ऑप्शन को आप प्राथमिकता दें। यह हमारी तरफ से आपको दी गई नसीहत है। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये आपने जो बातें बताई इसका कोई फायदा है क्या। मान लीजिए कि आपने तो बता दिया, हमारे लिए वाकई में ये बात फायदेमंद है क्या। मैंने कहा चलो बात फायदे की कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बार के लिए आरएएस का एक एग्जाम दिया, आरएएस प्रीलिम्स का फिलहाल बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, 150 सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के ये सवाल होंगे। अभी आरएएस प्रीलिम्स की ही बात बता रहा हूं मैं आपको, और इसमें से लगभग ऐसा देखा गया है ऑलमोस्ट 55 से 60 सवाल जिस बच्चे के सवाल सही होते हैं, आरएएस प्रशासनिक परीक्षा में 1.33 नंबर का सवाल है एक, लगभग 80 नंबर के आसपास जो बच्चा सही मतलब स्कोर कर जाता है 80 मार्क्स के आसपास, इतनी ही कट ऑफ रही है। 78, 79, 76 यही कट ऑफ रही है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। मान लीजिए कि 80 नंबर आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। अच्छा, 150 में से 60 सवाल आपको सही करने हैं।
अब इसके लिए तुक्का विधान क्यों जरूरी है, मतलब ये साइंटिफिकली जरूरी बात भी है, लेकिन क्यों जरूरी है इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो जानिएगा। देखो बेटा, क्या है ना, मान लो कि आपको 150 में से 50 सवाल ऐसे थे जिनको लेकर के आपने पहले ही क्रॉस लगा दिया कि सर मेरे को 1% भी आइडिया नहीं है कि इनमें क्या होने वाला है, 1% भी आइडिया नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अब अगर आपको आइडिया नहीं है तो कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो आपसे कहा था पहले राउंड में इजी इजी करना, और उस समय जो बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको क्रॉस करते चलना। आप क्रॉस करते करते निकल गए, ठीक है। मैंने कहा हो गया। अब आपकी बैटल रह गई 100 सवालों की। 100 सवालों में से 40 सवाल आप अपने द्वारा सही कर चुके हैं, क्योंकि आपको 150 में से 40 सवाल आते होंगे। ये मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि फिर उसके बिना आप वाकई में साल भर की तैयारी में नहीं थे। ये अवेयरनेस, कान में भी अगर ज्ञान पड़ा हो ना तो भी इतना सवाल आदमी सही करके आता है। 40 सवाल आपको आते होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने किए होंगे। अब बात करते हैं बचे हुए 60 सवालों की। भाई साहब बचे हुए जो देखिए ऑब्वियस सी बात है, 50 सवाल आपको बिल्कुल नहीं आते थे, 40 आप ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं, 60 सवाल अब आपका भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। एक बार के लिए हम एक प्राथमिकता लेते हैं, प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं, प्रायिकता लेते हैं कि इन 60 में से अगर आपके 30 सवाल सही हो जाएं और 30 सवाल गलत हो जाएं, ये हम एक प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, 50-50% की प्रोबेबिलिटी, ये मानते हुए कि भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, आपके आधे सवाल सही हो गए, आधे सवाल गलत हो गए, ये हमने एक प्रोबेबिलिटी ली। ये आप कब किस्मत मानेंगे? 30 सवाल मेरे गलत हो और 30 सवाल सही हो तुक्के लगाने पर। इसका मतलब क्या निकाला जाए? मैंने कहा इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो गया। आप पूछेंगे ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा देखो 30 सवाल गलत करने का मतलब है कि आपके 30 सवालों ने सही 10 सवाल खराब कर दिए। दोबारा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 30 सवाल अगर आपके गलत हुए तो 30 गलत सवालों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगने का मतलब है कि वो 10 सवालों की जो सही सवाल थे उनकी वैलिडिटी खा गए, यानी कि इसकी वजह से 10 सवालों के नंबर कट गए। यानी 30 में से आपके सही मायने में जो सही काउंट किए जाएंगे वो 20 सवाल सही काउंट किए जाएंगे। यानी कि यहां से ये 20 सवाल और यहां से ये 40 सवाल आपका यहां पर प्री श्योर शॉर्ट पास हो गया। आपको यहां पर यह सिस्टम समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्लियर हुआ हो कि सर हां ये तो आपने गजब बात बताई। कि अगर मान लीजिए 50-50% वाला राग मैंने पकड़ लिया 100 में से, तो मैं यहां पर तो सीधा सीधा सेलेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। 60 सवाल निकालने थे, आप क्लियर हो गए। अब आपके दिमाग में फिर एक बत्ती जली, मिंटोस जिंदगी की तरह आपके दिमाग में फिर एक बत्ती जली। क्या जला? कि सर ये जो आपने 50 सवाल पहले मेरे कटवा दिए थे, अगर मैं इनको भी अटेम्प्ट कर दिया तो क्या होगा? मैंने कहा चलो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार के लिए। मैंने कहा देखो भाई, आपको 40 सवाल आते थे? बोले हां आते थे सर। मैंने कहा ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, आपको 100 सवाल नहीं आते, ठीक है ना। 100 सवाल की बातें, अभी तक 60 की बातें कर रहे थे, अब हम 100 सवाल नहीं 110 सवालों की बात करते हैं। चलिए 110 सवालों की कहानी बची हुई है। मैंने कहा इसमें अगर आपका तुक्का इस प्रकार से बैठा कि 55 तो आपके सही और 55 आपके गलत हुए, 55 का 1/3 यानी कि इसका 1/3, 3 एकम 3, 18 के आसपास आपके क्वेश्चन जो सही क्वेश्चंस हैं वो इसकी वजह से गलत कंसीडर किए जाएंगे। 18 क्वेश्चन गलत कंसीडर किए जाएंगे। अगर 50-50 बचे हुए क्वेश्चंस में से खत्म होते हैं तो अब कॉमन सेंस लगा करके देखो कि आपको 55 सवालों में से यदि सवाल करने की बात की गई है तो आपके 37 सवाल सही बैठ रहे हैं। 7 दूनी 14, 15, 3 और 4 5, 37 सवाल सही बैठ रहे हैं। दैट मीन्स 40 प्लस 37 आपके 77 सवाल सही बैठ रहे हैं। आप तो टॉपर लिस्ट में शामिल हो गए। बोले सर ये 55-55 में तो बहुत फायदा हो गया। मैंने कहा देखिए अभी और फायदा कराता हूं मैं। 55 सही और 55 गलत में तो आपका स्कोर चाहिए 60 सवाल सही करने का था, आप तो 77 सवाल सही कर दिए, यानी आप तो 100 नंबर के आसपास पा गए, मार्क्स पा गए। तो बोले सर फिर क्या? मैंने कहा कंडीशन थोड़ी बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं?
हमने कहा इस कंडीशन को ऐसे करते हैं, चलो आपके 110 में से 50 क्वेश्चन तो सही हुए और आपके 60 क्वेश्चन गलत हो गए। मैंने कहा ऐसी स्थिति में भाई परसेंटेज को थोड़ा बिगाड़ते हैं, तुक्का लगाने में हमको अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा क्यों करना चाहिए, इस विषय पर अगर चर्चा करें तो मान लीजिए 60 सवाल आपने गलत कर दिए। अगर 60 क्वेश्चन गलत कर दिए, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने पर आपने 20 क्वेश्चंस की बलि चढ़ा दी। कितने की? 20 क्वेश्चंस की आपने सही के 20 क्वेश्चन उतार दिए, खराब कर दिए। 60 तो गए गए, 20 आपके इसमें से भी निकल गए, तो भी आप कितना बेनिफिट में हैं? 30 सवाल के बेनिफिट में हैं। यानी अगेन 40 में 30 जोड़ दो तब भी 70 सवाल तक आप पहुंच गए। आप सोचकर देखिए कि आपका मेजॉरिटी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग के बावजूद आप ओवरऑल पॉजिटिव में चले जा रहे हैं। फिर से एक कंडीशन क्रिएट करते हैं साहब। क्या कंडीशन क्रिएट करी? सर इन 110 सवालों में, ये मैं कब बोल रहा हूं? जब आपको 40 सवाल सही आते हैं। अब 110 सवालों में से हमने फिर कंडीशन थोड़ी सी अटपटी सी ले ली। हमने कहा भाई मान लो कि आपको 45 सवाल तो आते थे सही, इसके अलावा कितना बच गया भाई? 65 के आसपास, 5 4 9 10 65 के आसपास क्वेश्चन आपके ये हो गए। मैंने कहा 65 क्वेश्चन आपको ऐसे थे जो नहीं आते थे। अब क्या करें? अगेन इसका 1/3 निकाल लीजिए। एक और हाइपोथेटिकल सवाल क्वेश्चन बना लेते हैं। 40 सही थे और यहां पर हमारे पास 70 गलत थे। यही तो सारे सिचुएशन है ना। 40 सही होने के बाद बाकी बचे 110 का मैं क्या कर रहा हूं वो मैं देखते हुए जा रहा हूं। कंडीशन समझिएगा किस स्थिति तक आप काम कर सकते हैं। यानी मेरा मत तो यह है कि एक बच्चे को अगर उसने 40 क्वेश्चन एक बार में सही कर दिए हैं ना, तो उसे मेहनत करके सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि इतना भी बदकिस्मत वो नहीं होगा अगर मेरे वाले टोटके वो यूज कर ले गया कि उसके इतने बुरे हालात हो जाएं। अब आप देखिए, इसमें भी अगर हम मानकर चले तो 21 या 63, 21 सवाल या 22 सवाल, 22 या 66, चलिए 22 करेक्ट क्वेश्चंस को वो कंज्यूम करता है। मैं इसमें से 22 माइनस भी कर दूं तो 23 क्वेश्चन उसको अभी भी बेनिफिट दे रहे हैं, यानी कि वो 63 क्वेश्चन सही कर रहा है। यह चीज आपको मानने की है। ऐसे ही फिर एक आखिरी पॉइंट अगर मैं यहां पर भी जाऊं तो आप देख करके चलिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 क्वेश्चन भी अगर वो गलत कर दे तो यहां जाकर के भी 23 क्वेश्चन गलत होने पर 17 क्वेश्चन सही होते हुए भी 40 प्लस 17 में भी वो सेफर साइड में है, क्योंकि 57 क्वेश्चन पर भी कई बार मेरिट गई है। अब आप सोचकर देखो मेरे प्यारे साथियों कि आरएएस का प्री निकालना या फिर जिनमें नेगेटिव मार्किंग आती है उनमें यदि आपको 40 क्वेश्चन, 15 की 45, 30% क्वेश्चन भी अगर आपको आते हैं ना, तो 30% के बाद की लड़ाई में तो आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर दीजिए। और जो नियम है कि ए वाला आंसर नहीं करना है, बड़ा नंबर दिख गया उसे नहीं करना है, उपरोक्त सभी दिख गया तो करना है, नन ऑफ द अबव दिख गया तो करना है, इस तरह की बातें अगर मानते हुए कर गए ना, तो आप यकीन मानिए कि आप इस तुक्का विधान से अपना प्री क्वालिफाई करा ले जाएंगे। अगर आपको यह जानकारी किसी भी प्रकार से काम की लगी हो तो एक बार के लिए थम्स अप करके बता दो। और थम्स अप कमेंट बॉक्स में होता है, लेकिन सब्सक्राइब सामने होता है। विचार करिए कि आप इतने सारे विद्यार्थी लाइव हैं और मुझे लाइक कितना दिख रहा है, आधा भी लाइक नहीं दिख रहा है। इतनी कंजूसी करेंगे आप? आपके लिए गला फाड़ करके रख दिया, अपने सिलेक्शन की ट्रिक आपसे साझा कर दी, टॉपर्स के सिलेक्शन की ट्रिक आपसे साझा कर दी। आपकी तरफ से ना इसको अब तक सब्सक्राइब किया गया, ना इसको लाइक किया गया, ना इसको शेयर किया गया। यार इतना सा मांगा है जिसमें 1 पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा है। हो जाए तो देख लो भाई, हम तो केवल अपनी तरफ से यही कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से कोई भी कार्य आपके लिए, हमेशा आपके लिए अगर किया जा रहा है तो बता देना। बाकी आपको परीक्षा के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। जीवन में जो आपके है, मेहनत करने पर आपके सामने स्वतः ही आ जाएगा। किसी भी प्रकार से आप उसके लिए टेंशन मत लेना। ध्यान से सुन लेना, 1 अक्टूबर के बाद हम लोग आरएएस मेंस के लिए क्लासेस चलाएंगे, डेमो भी चलेंगे, नए बैचेस भी लॉन्च होंगे।
एमपी पीसीएस भी लॉन्च होगा, बिहार पीसीएस भी लॉन्च होगा। बच्चों के हमने रेट वगैरह मालूम कर ली है। बढ़िया तरीके से हमारी टीम बैकग्राउंड में आपके लिए तैयारी कर रही है। निष्फिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से इसी चैनल पर आने वाले समय में बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए यूपीएसआई, आरओ, उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो हम आपको यहां पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए साहब, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना और औरों से सब्सक्राइब कराना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।